और देखिए, श्री कृष्ण के धाम में बीती शाम आस्था भक्ति का अद्भुत समागम हुआ। कल बांके बिहारी के दर्शन पूजन के साथ ही धीरेन्द्र शास्त्री ने 10 दिन की सनातन हिंदू एकता पद यात्रा का समापन कर दिया। वृंदावन में बांके बिहारी के दर्शन करते वक्त कुछ पल के लिए धीरेन्द्र शास्त्री भावुक भी हो उठे। अंतिम पड़ाव में पदयात्रियों का उत्साह देखते ही बन रहा था। समाज को आध्यात्मिक एकता की डोर से बांधने का जो संकल्प लेकर धीरेन्द्र शास्त्री निकले थे वो संपन्न हुआ। जहां से भी एकता यात्रा गुजरी, लोगों ने दिल खोलकर पदयात्रियों का स्वागत किया। लाखों की संख्या में श्रद्धालु से यात्रा के साथ जुड़े। संत और सितारों का अद्भुत संगम, आस्था भक्ति की हर एक झलक इसमें देखने के लिए मिली। और देखिए, तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पदयात्रा में एकता, वसुधैव कुटुंबकम और देश की सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों का जिक्र भी हुआ। जया किशोरी और मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव समेत देश भर की नामचीन हस्तियां भी इस यात्रा का हिस्सा बनी और समाज के सभी वर्गों का समर्थन सहयोग धीरेन्द्र शास्त्री की इस पद यात्रा को मिला। आखिरकार संकल्प पूरा हुआ। भक्ति की शक्ति से 10 दिनों तक चली पदयात्रा बांके बिहारी जी के दरबार में संपन्न हुई। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ठाकुर बांके बिहारी जी के दरबार में पहुँचे तो माहौल देखने लायक था। यात्रा के अंतिम पड़ाव वृंदावन पहुंचे धीरेन्द्र शास्त्री ने कल रात भगवान बांके बिहारी लाल जी के दर्शन किए। उन्होंने ठाकुर जी के दरबार में सिर नवाया, भक्ति भाव से पूजा अर्चना की और श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करके आशीर्वाद लिया। बांके बिहारी जी के चरणों में पहुंचकर श्रद्धा और भक्ति से अभिभूत दिखे धीरेन्द्र शास्त्री। उन्होंने बांके बिहारी जी की आरती ली और ठाकुर जी की चरण पादुका की इत्र सेवा की। पुजारियों ने धीरेन्द्र शास्त्री को बांके बिहारी जी का चरणामृत और प्रसाद दिया। आशीर्वाद के रूप में उन्हें ठाकुर जी की चुनरी दी। अपने आराध्य के दर्शन करने के बाद धन्य दिखे धीरेन्द्र शास्त्री। उन्होंने सेवायतों से कहा कि बालाजी की कृपा से ये सब कुछ संभव हुआ है। धीरेन्द्र शास्त्री के साथ इंद्रेश उपाध्याय जी और पुंडरीक गोस्वामी जी भी बांके बिहारी मंदिर में मौजूद रहे। धीरेन्द्र शास्त्री जब बांके बिहारी मंदिर पहुंचे तो वहां उनके समर्थकों और श्रद्धालुओं की अपार भीड़ उमड़ पड़ी। पदयात्रा के औपचारिक समापन के लिए धीरेन्द्र शास्त्री संतों के साथ मंदिर तक पहुंचे। मंदिर में प्रवेश करने के बाद सेवायतों ने धीरेन्द्र शास्त्री का स्वागत किया और विधि विधान से बांके बिहारी जी का दर्शन करवाया। मंदिर से निकलने के बाद वृंदावन की गलियों में लोगों ने धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर पुष्प वर्षा भी की। वृंदावन की जिन सड़कों गलियों से ये पद यात्रा निकली, वहाँ जय श्री राम और जय राधे कृष्ण की जयकार से पूरा इलाका गुंजामय हो उठा। वृंदावन की गलियों में और चौक चौराहों में हजारों श्रद्धालु इस दौरान हरे राम हरे कृष्णा की धुन गाते नजर आए। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन एकता पदयात्रा 7 नवंबर को दिल्ली के छतरपुर के मां कात्यायनी माता मंदिर से प्रारंभ हुई थी। धीरेन्द्र शास्त्री ने अंतिम दिन 20 किलोमीटर पैदल चलकर यात्रा पूरी की। कुल 170 किलोमीटर पैदल चलकर 3 राज्यों से होते हुए धीरेन्द्र शास्त्री रविवार को अपने काफिले के साथ वृंदावन की बांके बिहारी जी के मंदिर में पहुंचे और उनके चरणों में प्रणाम निवेदित करके आशीर्वाद लिया। अपनी सनातन एकता यात्रा के दूसरे चरण का समापन किया। वृंदावन से मदन गोपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब वो पावन घड़ी आने वाली है जिसका सबको लंबे समय से इंतजार है। रामनगरी अयोध्या में नवनिर्मित श्री राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण की तिथि का काउंटडाउन शुरू हो गया है। अगले हफ्ते विवाह पंचमी की पावन तिथि पर होने वाले भव्य समारोह की तैयारियां तेजी से जारी हैं।
रामनगरी अयोध्या में एक बार फिर से उत्सव का माहौल है। आज से ठीक 9वें दिन यानी 25 नवंबर को अयोध्या नगरी एक बार फिर से भव्य समारोह का साक्षी बनेगी। विवाह पंचमी के शुभ अवसर पर अयोध्या में नवनिर्मित श्री राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा लहराएगी। 5 अगस्त 2020 को हुए भूमि पूजन और 22 जनवरी 2024 को गर्भगृह में रामलला की नई प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के बाद धर्म ध्वजा लगाए जाने का यह कार्यक्रम नए श्री राम मंदिर परिसर में तीसरा सबसे बड़ा आयोजन होने जा रहा है। बताया गया है कि 25 नवंबर को ध्वजारोहण का कार्यक्रम सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले हैं। पीएम मोदी और मोहन भागवत ध्वज को जमीन से 190 फीट ऊपर मंदिर के शिखर पर आरोहित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार मंदिर के शिखर पर ध्वज फहराएंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे ही। ध्वजारोहण के बाद 3 घंटे तक अतिथियों को रामलला का दर्शन कराया जाएगा। धर्म ध्वजा लगाए जाने के लिए तय कार्यक्रम के अनुसार 24 नवंबर की रात्रि से राम मंदिर में आम दर्शन बंद कर दिया जाएगा। 25 नवंबर को भी आम श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश नहीं मिलेगा। इस आयोजन के कारण हम हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि 25 नवंबर को दर्शनार्थियों को मंदिर में दर्शन नहीं कराए जा सकेंगे। 24 तारीख के बाद ही रात के बाद ही दर्शन बंद हो जाएंगे। समारोह में 8 से 10 हजार अतिथियों के शामिल होने की संभावना है, जिन्हें कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से निमंत्रण भेजा गया है। वहीं अयोध्या में मौजूद आम श्रद्धालु और देश विदेश में मौजूद लोग भी इस अद्वितीय आयोजन का दिव्य दृश्य देख सके, इसके लिए भी खास व्यवस्था की गई है। अयोध्या नगर में स्थान स्थान पर विकास प्राधिकरण की ओर से सड़कों पर बड़े बड़े पर्दे लगाए गए हैं। उन पर्दों पर यह आयोजन दिखाया जाएगा। ट्रस्ट की ओर से भी शहर में कुछ स्थानों पर स्क्रीन लगाए जाएंगे। आयोजन देखा जा सकेगा। संसार के लोग किसी भी चैनल पर इस आयोजन को देख सकते हैं। दूरदर्शन सभी चैनलों को ये कार्यक्रम सीधे सीधे प्रेषित करेगा, उपलब्ध कराएगा। धर्म ध्वजा लगाए जाने के खास अवसर पर केवल वे श्रद्धालु ही रामलला का दर्शन कर सकेंगे, जिन्हें समारोह के लिए विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है। जो आमंत्रित किए जा रहे हैं उन्हें भगवान के दर्शन की सुविधा प्रधानमंत्री जी के जाने के बाद दी जाएगी और जिला प्रशासन उसके लिए जो भी जिम्मेदारी, जो भी आवश्यकता है वह निर्णय ले रहे हैं। अन्य श्रद्धालु जो आएंगे उन्हें कदाचित उस दिन संभव नहीं होगा। वो अगले दिन से जैसा सामान्य दर्शन होता है उसी प्रकार से अगले दिन से वो प्रारंभ हो सकेगा। भले ही नए श्री राम मंदिर में रामलला के दर्शन ध्वजारोहण के अगले दिन यानी 26 नवंबर से फिर से शुरू होंगे, लेकिन 25 नवंबर को अयोध्या नगरी में माहौल सीताराममय ही रहेगा, क्योंकि 25 नवंबर को विवाह पंचमी पर श्री राम और माता जानकी के विवाह का दिव्य उत्सव भी मनाया जाएगा। इस अवसर पर विवाह पंचमी की शोभा यात्रा विशेष आकर्षण का केंद्र होगी। इस दिन रामनगरी में लगभग 15 मंदिरों से भव्य राम बारातें निकलेंगी। आयोजन की व्यवस्था को देखते हुए मंदिरों से शाम 4 बजे के बाद बारात निकालने का अनुरोध किया गया है। लिहाजा शहर में ध्वजारोहण और विवाह पंचमी की तैयारियों को लेकर प्रशासन मुस्तैद है। खबर है कि ध्वजारोहण की तैयारियों का जायजा लेने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मंगलवार 18 नवंबर को अयोध्या आ सकते हैं। इसी के उपलक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री जी का भी कार्यक्रम प्रस्तावित है, ताकि इसका मेन कार्यक्रम से पहले वो यहाँ पर कार्यक्रमों की तैयारी देखे, उसका जायज़ा ले और जो जानकारी प्राप्त हुई उसके अनुसार माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आएंगे और सभी कार्यक्रम स्थलों का निरीक्षण करेंगे और अधिकारियों के साथ, ट्रस्ट के साथ बैठक करेंगे। यह भी बताया जा रहा है कि ध्वजारोहण के कार्यक्रम में देश भर से लोगों को नहीं बुलाया गया है, बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के श्रद्धालुओं को खास अहमियत दी गई है। मंदिर परिसर में बैठने की जगह सीमित है, इसलिए अतिथियों की संख्या भी उसी के अनुसार रखी गई है।
ट्रस्ट की ओर से आमंत्रित अतिथियों के ठहरने के लिए 1600 कमरों की व्यवस्था की गई है। वहीं आयोजन में सहयोग देने वाले कार्यकर्ताओं को भी 24 नवंबर को ही अयोध्या बुला लिया गया है। कारसेवकपुरम, रामसेवकपुरम और तीर्थ क्षेत्रपुरम में उनके ठहरने की व्यवस्था की गई है। तो अगले 9 दिनों तक अयोध्या में फिर से गहमा गहमी बढ़ी रहेगी, लिहाजा कड़े सुरक्षा इंतजाम किए जा रहे हैं और भीड़ को संभालने पर खास ध्यान दिया जा रहा है। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, अयोध्या सदियों से सनातन संस्कृति का प्रतीक रही है और एक बार फिर से रामनगरी आस्था भक्ति का शिखर छू रही है। ध्वजारोहण महोत्सव को लेकर अभी से अयोध्या के लोगों और राम भक्तों में जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है। ध्वजारोहण आने वाले 25 तारीख को ध्वजारोहण है, यह सुनने में आया है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आएंगे, ध्वजारोहण करेंगे और ये ध्वजारोहण एक सनातनी धर्म को आगे बढ़ाना है, क्योंकि 2024 में जब राम मंदिर का निर्माण हुआ है, हर साल मेरे हिसाब से हर 2 साल में ध्वजारोहण होना जरूरी है, ताकि हर शतक में, हर सदी में लोगों को पता चलता रहे कि हमने कितना कुछ 500 सालों का जो कष्ट, जो दिक्कतें दी हैं, ये उसका एक वो है कि हमने इस चीज को एक जीत लिया है, एक जंग जीतने वाली बात है, वो ध्वजारोहण है। तो ये तो एक अटूट क्षण होगा देखने के लिए पूरे देश के लिए। तो बहुत बढ़िया रहेगा, हर हिंदू के लिए बहुत अच्छा रहेगा, आनंद आ जाएगा। बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, बहुत 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 बढ़िया। इसकी जो कलाकारी हुई है, क्लासिक, बहुत बढ़िया हुई है। मैं क्या, सब ठीक रहे, सनातन ऊंचा बढ़े, सब तरक्की हो और बढ़िया रहे, सब मिलजुल के रहे। भगवान से यही हमारी प्रार्थना है। ये जीत है पूरे देश की, पूरे सनातन धर्म की। मोदी जी आएंगे, करेंगे, बहुत अच्छा क्षण है। उनके होते हुए, उनकी कांग्रेस में, उनके उसमें कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमने ये हासिल किया है, बहुत ही अच्छा। चलिए अब आपको दिखाते हैं अनोखे नृत्योत्सव की झलक। महाराष्ट्र के अमरावती में शास्त्रीय नृत्यों के उत्सव ने कला प्रेमियों का मन मोह लिया है। खास बात यह है कि इसमें 4 साल से लेकर 55 साल तक की डांसर्स ने एक साथ नृत्य पेश किया। रिपोर्ट देखिए आप। मधुर सुरों, लय और ताल का अनूठा संगम, संगीत की धुनों पर नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के अमरावती में हुए कला शिखर उत्सव नृत्य नवचेतना की है। कला शिखर फाउंडेशन की ओर से ओडिसी और पारंपरिक शास्त्रीय नृत्यों के इस दिव्य उत्सव का भव्य आयोजन किया गया। इसमें स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों ने मिलकर मनोभावन प्रस्तुति दी। खास बात यह है कि इस दौरान नृत्य के खास हिस्से में 4 से 55 वर्ष तक की 56 नृत्यांगनाओं ने एक साथ अपने सधे हुए प्रदर्शन से सबका दिल जीत लिया। जैसे जैसे प्रस्तुतियां आगे बढ़ती गईं तो उत्सव का रंग और भी गहराता गया और दर्शकों का उत्साह चरम पर पहुंच गया। समारोह के दौरान मंच पर पारंपरिक ओडिसी नृत्य रचनाओं के साथ साथ दूसरे कई प्रकार के नृत्य पेश किए गए। इनमें मराठी अभंग और मोरो पंतांची, केकावली सहित विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां शामिल थी। कलाकारों ने इस दौरान रेखीय मुद्राओं, लयबद्ध कदमों और भावपूर्ण अभिनय के माध्यम से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस कार्यक्रम का मकसद सांस्कृतिक परंपराओं, शास्त्रीय कलाओं और नई पीढ़ी की भागीदारी को एक साथ मंच पर लाना था। यह नृत्य उत्सव अमरावती में कला प्रेमियों के लिए यादगार बन गया। धनंजय साबले, अमरावती, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको लोक संस्कृति के अद्भुत रंग दिखाते हैं। झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर रांची में भव्य जतरा मेले का आयोजन किया गया। इस मौके पर एल्बर्ट एका से लेकर शहीद चौक पर और बिरसा समाधि स्थल तक झारखंड की परंपराओं, लोक संस्कृति की अनूठी झलक देखने के लिए मिली। इस दौरान खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पारंपरिक वाद्य यंत्र मंदार बजाते हुए नजर आए। झारखंड की 32 जनजातियों की कला, नृत्य, वाद्य यंत्र और पारंपरिक परिधानों से सजी इस झांकी ने सबका मन मोह लिया और रांची की सड़कें ऐसे उत्सव स्थल में तब्दील हो गईं जिसे देखने बड़ी संख्या में लोग उमड़े। जतरा मेला में करीब 4000 कलाकार शामिल हुए, जिसमें पुरुलिया छऊ, मुंडा सोहराय नृत्य, संथाली डांस, कर्मा, असुर, ढुमकुश जैसे तमाम प्रस्तुतियों ने यहां पर समा बांध दिया।
चलिए अब आपको एक फैशन शो में लिए चलते हैं। गुरुग्राम में मशहूर एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया रैंप वॉक करती नजर आई। उनके साथ रोबोट्स की जुगलबंदी भी दिखाई दी। वहीं एक और फैशन शो स्पेशल कॉज के लिए हुआ। दिल्ली में ऐसे हजारों बच्चे हैं जिनके लिए फैशन और रैंप सिर्फ सपना है, लिहाजा ऐसे बच्चे सितारों के साथ हाथ पकड़कर रैंप पर चले और ये संदेश दिया कि सपने किसी भी हालात के मोहताज नहीं। यानी फैशन शो में कहीं शानदार संदेश दिया जा रहा है तो कहीं अनोखा रोबोट के साथ फैशन शो आयोजित किया गया। ह्यूमनॉइड रोबोट्स के साथ रैंप पर कैटवॉक का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इस वीडियो में मशहूर एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया ह्यूमनॉइड रोबोट्स के साथ रैंप वॉक करती नजर आ रही हैं। हाल ही में दिल्ली से सटे गुड़गांव में हुए फैशन शो में इस अनोखी ड्रेस में रैंप पर रोबोट्स के साथ चहलकदमी करती तमन्ना भाटिया फैशन डिजाइनर फाल्गुनी और शैन पीकॉक के लिए शो स्टॉपर बनी। FDCI की ओर से ब्लेंडर स्प्राइट फैशन टूर के तहत फ्यूचर वर्स ऑफ फैशन के नाम से आयोजित इस फैशन शो में सौंदर्य और रोबोटिक्स के साथ AI की मॉडर्न टेक्नोलॉजी का अनोखा संगम नजर आया, जिसका दीदार तमन्ना भाटिया के अलहदा अंदाज के जरिए हुआ। ब्लैक वेस्टर्न आउटफिट में रैंप पर तमन्ना भाटिया ने अपने लुक को काफी नेचुरल तरीके से पेश करने की कोशिश की और इसलिए कम मेकअप में भी वो गजब ढाती नजर आईं। फाल्गुनी और शैन पीकॉक के लिए इस शो में तमन्ना भाटिया के अलावा शाहिद कपूर ने भी रैंप वॉक किया। शाहिद ब्लैक और ब्लू कलर के सूट में नजर आए। हालांकि तमन्ना की प्रस्तुति ने सबसे ज्यादा सबका ध्यान आकर्षित किया। आपको बता दें, अपने फैशन सेंस और खूबसूरती के लिए हमेशा सराही जाने वाली तमन्ना भाटिया इन दिनों फिल्मों से ज्यादा स्टेज और रैंप शो को लेकर चर्चा में है। तमन्ना इन दिनों बॉलीवुड के दबंग सलमान खान के साथ अपनी केमिस्ट्री को लेकर भी सुर्खियों में है। दोहा में सलमान के रीलोडेड टूर में तमन्ना की सलमान के साथ परफॉर्मेंस का वीडियो खूब पसंद किया जा रहा है और उम्मीद की जा रही है दोनों सितारे जल्द ही किसी फिल्म में भी साथ नजर आ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, दिल्ली की चकाचौंध के बीच में एक और दुनिया है, संघर्ष की, सपनों की, उन उम्मीदों की जिन्हें हर रोज एक नई चुनौती का सामना करना पड़ता है। दिल्ली में ऐसे हजारों बच्चे हैं जिनके लिए फैशन और रैंप सिर्फ शब्द नहीं है, हकीकत भी है। फैशन फॉर अ कॉज 2025 में ऐसे बच्चे सितारों के साथ हाथ पकड़कर रैंप पर चले और ये संदेश दिया कि सपने किसी भी हालात के मोहताज नहीं होते। दिल्ली के धनमिल में फैशन और फिलैंथ्रोपी का अनोखा संगम देखने को मिला। लक्ष्यम और द धनमिल की ओर से आयोजित फैशन फॉर अ कॉज 2025 में कई मशहूर डिजाइनर्स शामिल हुए। खास बात यह है कि इस फैशन शो में लक्ष्यम NGO से जुड़े बच्चे भी रैंप पर उतरे। बेसिकली लक्ष्यम एक ऑर्गेनाइजेशन है जो 15 साल पहले शुरुआत हुई थी और इन बच्चों के साथ ही शुरुआत हुई थी। मेजरली हमारा विजन है कि कोई भी बच्चा सड़क पर ना रहे, उनको स्ट्रीट टू स्कूल इज़ आवर मिशन। एंड हम लोग दिल्ली में 9 बस्तियों में काम करते हैं। एंड ये शो की शुरुआत इसलिए हुई थी बिकॉज जब हमने ये ऑर्गेनाइजेशन शुरू करा हमारे पास पैसे नहीं थे। सो ऑफ कोर्स यू नीड मनी to run, to do any welfare activity. So as part of raising awareness, advocacy and fundraising, this show was started. पिछले 15 सालों में सलमान खान, प्रियंका चोपड़ा, अनुपम खेर, बोमन ईरानी जी, everyone has come on board and supported. From India top designers रोहित बाल, अंजू मोदी, वरुण बहल, they all have been part of a family. And अब धनमिल भी हमारा एक नया रिश्ता जुड़ा है जिसमें कि हम लोग यहाँ पर शो करते हैं to raise awareness and advocacy for the organization. जब नन्हे सितारे रैंप पर उतरे तो माहौल बदल गया। लोगों ने तालियां बजाकर बच्चों का उत्साह बढ़ाया। गरीब और अभाव के बीच पलने बढ़ने वाले इन बच्चों की आंखों में गजब की चमक और उनके कदमों में जबरदस्त आत्मविश्वास दिखा। रैंप पर इनकी चाल किसी सुपरस्टार जैसी दिखी। बच्चों ने फैशन की इस महफिल में ऐसा रंग जमाया जिसमें सभी झूमने के लिए मजबूर हो गए।
एक्चुअली ये पिछले 12-13 साल से हमने ये फैशन शो स्टार्ट किया है। इसका नाम फैशन फॉर कॉज रखा है। हमारा जो लक्ष्य है ये 15 सालों से चल रहा है और हम स्ट्रीट किड्स, रेड लाइट एरिया में काम करने वाले रैग पिकर्स, इन बच्चों के लिए काम करते हैं। तो इन बच्चों को हमारी कोशिश ये रहती है कि हम लाइफस्टाइल सुधार पाए। लोगों का रहता है कि हम सोशल सर्विस कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, बट हमारी कोशिश है कि हम इनके लाइफस्टाइल को अपग्रेड कर पाएँ। तो ये फैशन फॉर कॉज जो है ये उसी का एक हमारा एनुअल इवेंट होता है और समाज को जोड़ना और इन बच्चों को समाज से जोड़ना, जो ब्रिज का काम होता है, हम उस तरह का काम कर रहे हैं। और 12 साल पहले जो बच्चे इन जगहों में आने से डरते थे, आज उन बच्चों में जो कॉन्फिडेंस है, वो सारी चीज़ों को देख के हम लोग बता सकते हैं कि कैसे हमने बच्चों की ज़िंदगी में बदलाव लाए हैं। फैशन के इस मंच पर देश के दिग्गज डिजाइनर शांतनु और निखिल, वरुण बहल और जे वालिया ने अपने एक्सक्लूसिव कलेक्शंस पेश किए, लेकिन असली चमक इन आउटफिट्स में नहीं, उन बच्चों की मुस्कान में दिखी जो आज खुद को किसी सुपरस्टार से कम महसूस नहीं कर रहे थे। मेरे लिए तो वॉक करना चैलेंजिंग था, बट इन सब बच्चों ने इतने अच्छे से किया, जिन्होंने भी वॉक किया, जिन्होंने डांस किया, वो इतना अच्छा किया कि लग ही नहीं रहा था कि ये लोग प्रोफेशनल्स नहीं हैं। एंड इनका भी फर्स्ट टाइम है, तो बहुत अच्छा लगा। छोटे बच्चों के साथ रैंप पे चलने के बाद एक ऐसा फीलिंग आया कि वापस मैं एक तरीके से बाप बन गया। दिस इज़ रियली स्वीट। और उनकी खुशी में इतनी प्योरिटी है कि उनको स्माइल करते हुए देखते लगता है कि ज़िंदगी में कुछ हमने अचीव कर लिया है। फैशन फॉर अ कॉज का मकसद सिर्फ शो नहीं, बल्कि इन बच्चों के लिए शिक्षा, स्किल ट्रेनिंग और बेहतर भविष्य का रास्ता खोलना है। चुनौतियाँ बहुत आती हैं और चुनौतियाँ ना आए तो काम करने में मज़ा नहीं आता है, क्योंकि ज़िंदगी का नाम ही है चुनौती। और चुनौती के बाद जब आप सक्सेस हासिल करते हो या फिर आप कुछ अच्छी चीज़ को देख पाते हो, तो आपको लगता है कि हाँ, हमने कुछ किया है। और आज 15 साल के बाद हम लोग जब यहाँ खड़े होते हैं, आज धान मिल हमारे साथ है, तो ये हमारी चुनौतियों का ही नतीजा है कि ये सारे लोगों को लगा कि हाँ, हम जो काम है वो जेन्युइन काम हो रहा है और ये सारे लोग आज सपोर्ट के लिए हम लोगों के साथ खड़े। हम लोगों को एक ही चीज़ रहता है कि इन बच्चों के बीच और हमारे समाज के इन लोगों के बीच में कोई ऐसी चीज़ें या इन बच्चों को कोई ऐसा महसूस ना हो, या सेलिब्रिटीज़ जो हमारे आ रहे हैं उन्हें ऐसा ना लगे। बट पूरे शो के बाद एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम जब बैठते हैं, तो हमें लगता है कि बच्चे और हमारे जो सेलिब्रिटी समाज के जो भी बड़े लोग आते हैं, सारे लोग इस तरह से मर्ज कर जाते हैं कि जो डिफरेंसेस हम दूर करने की कोशिश करते हैं वो हमें दिखता है। फैशन शो को आयोजित करने वाले लक्ष्यम एनजीओ ने अब तक 10 लाख से ज्यादा जिंदगियों को बेहतर बनाने की कोशिश की है। 4000 से ज्यादा बच्चों को स्कूलों में दाखिला दिला चुका है और 11,000 से अधिक महिलाओं को सशक्त बनाया है। इस साल एनजीओ का लक्ष्य दिल्ली एनसीआर के उन केंद्रों को मजबूत करना है जहां आज भी परिवार बुनियादी सुविधाओं के बिना संघर्ष कर रहे हैं। दिल्ली से मनीषा लाडा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, शादी का सीजन है। आज अब वेडिंग प्लानर अपॉइंट करने का चलन चल गया है, क्योंकि ये फैशन को इवेंट जैसा बना देते हैं। आखिर वेडिंग प्लानर्स कैसे काम करते हैं और किन किन चीज़ों का ख्याल रखते हैं, ऐसे सवालों के जवाब दे रहे हैं कोरियोग्राफर और वेडिंग प्लानर सुमित खेतान। हमारे सहयोगी धर्मेंद्र दुबे ने सुमित के साथ खास बातचीत की है, सुनिए आप भी। शादी ब्याह का सीजन चल रहा है और हर कोई परिवार अपने शादी की शाम को यादगार बनाना चाहता है। इस वजह से एक बेहतरीन वेडिंग प्लानर को अपॉइंट करता है। लेकिन इस बार क्या ट्रेंडिंग में है, क्या लोग चाहते हैं और किस तरह के स्टाइल से शादियां हो रही हैं, जानने की कोशिश करते हैं। इस समय हमारे साथ सुमित खेतान हैं, बहुत ही सुप्रख्यात वेडिंग प्लानर हैं। आपसे जानने की कोशिश ये करते हैं शुरू यहां से कि अभी आपने कौन सा काम खत्म किया। वैसे तो अभी नॉन स्टॉप सीजन शुरू हो गया है, हम इसको #नॉनस्टॉप नवंबर बुला रहे हैं, बिकॉज नवंबर इस बार ऐसा सीजन है जहां पर कब दिन हो जा रही है और कब रात हो जा रहा है ये पता नहीं चल रहा है। बट हाल ही में हम 2 वेडिंग्स पूरी करके आए हैं, एक जोधपुर में और एक गोवा में, जिसमें हमारे कपल जो है, दोनों ही कपल हमारे, एक कपल हमारा बॉम्बे से और एक कपल हमारे पुणे से थे। जो हमारे बॉम्बे के कपल थे उनकी वेडिंग हुई हमारी जोधपुर में, जिसकी आपने सोशल मीडिया पे रील देखी होगी, जो बहुत वायरल हुई है। और जो हमारे दूसरे कपल थे वो पुणे से थे, जिनकी हमने ग्रैंड हयात गोवा में वेडिंग करी है। अभी क्या डिमांड होती है सुमित? वैसे अगर मैं जोधपुर की शादी की बात करूं,
आपके पास पहुंचे तो आप उनने बहुत सारे ऑप्शन दिया या उन्होंने कहा कि नहीं हमें इस तरह से चाहिए, कैसे होता है ये सब? डिमांड्स हर शादी की बहुत अलग होती है। आप खास करके जब हमारी ब्राइड्स की बात करें, बिकॉज वेडिंग इज मोस्टली ऑल अबाउट ब्राइड्स। आप अगर आप देखेंगे तो ग्रूम तो बेचारे हमेशा मोस्टली इतने सिंपल होते हैं, सीधे साधे होते हैं कि जैसे हमारी ब्राइड चाहे वो वैसा करवा लीजिए। तो हमारे पास मोस्टली हमेशा ब्राइड्स की डिमांड्स होती है। और अब का जो जमाना चल रहा है, अभी का जो ट्रेंड चल रहा है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो हो गई है वो हो गई है ब्राइडल एंट्रीज। तो सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट उन्हें इसी बात की होती है कि हमारी एंट्री किस तरीके से हो रही है, ब्राइड अपना पहला लुक किस तरीके से दिखाएगी, उनका पूरा का पूरा आउटफिट किस तरीके से दिखा जाएगा, वो अपने गेस्ट के सामने अपने आप को किस तरीके से प्रेजेंट करना चाहती है। तो आई थिंक ये जो ब्राइड एंड ग्रूम की जो एंट्रीज है ये एक सबसे ज्यादा खास ट्रेंड में चल रहा है इस वक्त। अच्छा, ये जो शादी हुई है ये जोधपुर में हुई है, तो मुझे लगता है कि एक रजवाड़ी स्टाइल में लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं आजकल की शादियां। वैसे जो डेस्टिनेशन वेडिंग्स है ज्यादा करके जोधपुर, गोवा, गुजरात ये सारी जगहों पर होती है, बट जी हाँ, राजस्थान एक सबसे बड़ा हब है और राजस्थान जाकर डेफिनेटली रजवाड़ा स्टाइल, राजस्थानी स्टाइल में वेडिंग करना चाहते हैं। बट बिकॉज सबको हर एक टाइप का अलग अलग टेस्ट चाहिए, इस वजह से हर एक फंक्शन को अलग तरीके से किया जाता है। जिस तरीके से आप हल्दी के फंक्शन की बात करें तो उस हल्दी के फंक्शन को वृंदावन का थीम दिया गया था। जैसे हमारे बाके बिहारी के वहां पे वृंदावन में फूलों की होली खेली जाती है, उसी तरीके से उन्हें फूलों की होली खेलने की इच्छा थी। बट जैसे कि हमने एंट्री की बात करी तो जिस तरीके से यमुना पार करके कृष्ण गए थे मथुरा से गोकुल, उसी तरीके से हमने वहां का प्रॉपर्टी का जो स्विमिंग पूल था उसी को यमुना नदी की तरह मान लिया और बहुत ही एक अलौकिक दृश्य हमने दिखवाया। मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे अहम सवाल जो आपके जहन में थे वो कहीं ना कहीं उनके जवाब आप तक पहुंच गए होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट वादत खां के साथ धर्मेंद्र दुबे। चलिए अब आपको लिए चलते हैं जापान, जहां के टोक्यो में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया। इसका आयोजन भारतीय दूतावास ने किया। इस मौके पर भगवद गीता के जरिए सांस्कृतिक सद्भाव का संदेश भी दिया गया है।